हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस एमसीक्यू वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताए गए सभी क्वेश्चंस एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021, डिफरेंट स्टेट CHO एग्जाम और अपकमिंग ESIC एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, The nurse is reviewing a surgeon's prescription sheet for a pre-operative client that states that client must be nothing by mouth after midnight. The nurse should call the surgeon to clarify that which medication should be given to the client and not withheld. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप एक नर्स हैं और आपको ऐसा पेशेंट मिला है जिसकी सर्जरी होने वाली है। अब सर्जन ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन शीट पर लिखा है क्लाइंट को मिडनाइट के बाद ओरल रूट से ना तो लिक्विड देना है ना सॉलिड देना है, कुछ भी नहीं देना, यानी मिडनाइट के बाद क्लाइंट को भूखा प्यासा रखना है। अब उस प्रिस्क्रिप्शन शीट पर क्लाइंट में 4 मेडिसिन चल रही हैं, तो आपको इन मेडिसिन को देखकर यह बताना है कि निम्न में से कौन सी मेडिसिन क्लाइंट को दी जा सकती है, और इस चीज के कंफर्मेशन के लिए आप सर्जन से दोबारा कॉल करके पूछेंगे कि सर इनमें से हम कौन सी दवा क्लाइंट को दे सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रेडनिसोन, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी साइक्लोबेंजाप्रिन, ऑप्शन डी कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो लोग काम करते होंगे इसके बारे में जानते होंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन ड्रग एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिन पेशेंट्स के अंदर लंबे समय से चल रहे होते हैं उनकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, उनमें एट्रोपी हो जाती है, यानी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर कभी भी करो या मरो की सिचुएशन आती है, पर्सन स्ट्रेस में होता है, बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड आपको हेल्प करती है। आपने ये पढ़ा होगा। और मान लीजिए सर्जरी के दौरान पर्सन को किसी तरह का स्ट्रेस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उस दौरान एड्रिनल ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाएगी, तो पर्सन को लाइफ का रिस्क हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या ड्रग हम दे देंगे। तो अगर सर्जरी के दौरान पेशेंट को किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस होता है, तो इस ड्रग की सहायता से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सहायता से बॉडी उस स्ट्रेस को टेकल कर पाएगी और पर्सन को लाइफ का रिस्क नहीं होगा। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम टेम्पररी सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले बढ़ी हुई डोज में भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, लंबे समय से जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हैं उन्हें सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले
टेम्परेरी तौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ड्रग को बढ़ाकर दिया जा सकता है। और जहां पर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि नथिंग पर ओरल नहीं देना है, एनपीओ रखना है पर्सन को, तो मैं आपको यह बताऊं कि इस ड्रग को आप ओरल रूट के अलावा भी किसी रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन बी के अंदर है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है? यह एक ओरल आयरन प्रिपरेशन है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप रोक सकते हैं। सी आता है साइक्लोबेंजाप्रिन। साइक्लोबेंजाप्रिन ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करती हैं। और ऑप्शन डी के अंदर है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन। ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिनके अंदर चलती है, मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर उन्हें दिया जाता है, तो इसे भी आप रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन ए प्रेडनिसोन के ड्रग को आप ओरल रूट के अलावा किसी और रूट से पर्सन को सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान दे सकते हैं और ये ड्रग उस पर्सन को स्ट्रेस से बचाएगी या स्ट्रेस सिचुएशन को डील करने में हेल्प करेगी। फेरस सल्फेट, साइक्लोबेंजाप्रिन और कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, इन्हें आप रोक सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो मां में शुरुआत के दिनों में मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी लैक्टेटिंग मिल्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम। आपने टीवी में एड्स में देखा होगा, उसमें कहा जाता है कि जन्म के बाद बच्चों को मां का गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए, वो ही कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी अच्छी होती है जो बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन के पाचन हेतु पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए पेप्सिन या फिर ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। पेप्सिन या ट्रिप्सिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। यदि किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे कौन सा डिजीज होगा? ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस होगा या फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बेसिक और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे डायबिटीज मेलाइटस होगा या फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला डिजीज है। हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स के द्वारा ही इंसुलिन का सिक्रीशन या निर्माण होता है। हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। अब डायबिटीज मेलाइटस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है, उसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, पर्सन के जो पैंक्रियाज है उसके अंदर बीटा सेल्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है।
इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और जो सेकेंड टाइप होता है उसमें होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, पर्सन की जो बॉडी सेल्स होती हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, लेकिन पैंक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा प्रॉपर सही मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया जा रहा होता है, और इस वजह से फिर रिसेप्टर्स पर बाउंड ना हो पाने के कारण बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंटिन्यूअसली राइज होता है। ऐसी कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है उसको भी क्लियर करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस एक्चुअल में है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस नाम में डायबिटीज जरूर लगा है, लेकिन यहां पर इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सारा खेल है एडीएच हार्मोन का, वैसोप्रेसिन हार्मोन का। हमारे ब्रेन से एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन सिक्रीट होता है। इसका काम होता है यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करना। डायबिटीज इंसिपिडिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और एक्सेस यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसे हेड इंजरी हुआ। हेड इंजरी होने के कारण उसके ब्रेन के उस हिस्से में चोट लग गई जहां से एडीएच हार्मोन सिक्रीट होना है। अब मान लीजिए चोट लगने के कारण उसकी बॉडी एडीएच का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन का निर्माण होने लगेगा। यहां तक कि कई बार तो पेशेंट 15-15 लीटर तक यूरिन आउटपुट देता है इस कंडीशन से सफरिंग। तो याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सारा खेल होता है एडीएच हार्मोन की वजह से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोग्राफी, ऑप्शन बी साल्पिंगोग्राफी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी साल्पिंगोग्राफी। मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी है। अगर आपको इनफर्टिलिटी का कॉज पता करना है तो आप उसमें साल्पिंगोग्राफी टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट में क्या किया जाता है? रेडियो ओपेक डाई को बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जाता है पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर, और फिर यहां का एक्सरे लिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, इस डायग्नोस्टिक स्टडी से कंफर्म किया जाता है, और यही प्रोसीजर साल्पिंगोग्राफी कहलाता है। यहां पर पाइलोग्राफी का मतलब होता है रीनल पेल्विस और यूरेटर की एक्सरे स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 7.5, 2.5, 1.5 सेंटीमीटर्स, या फिर ऑप्शन बी 7.5, 5, 2.5 सेंटीमीटर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यूट्रस का नॉर्मल साइज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस होता है। यूट्रस से अक्सर यह भी पूछा जाता है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है, तो आपको बताना है 60 ग्राम्स, 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड एट। यूट्राइन पेसमेकर कहां पर स्थित होते हैं? ऑप्शन ए कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ यूट्रस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड इन कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। डायग्राम में देखिए, मान लीजिए ये यूट्रस है, तो यूट्रस के इन जगहों पर
यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड होते हैं। ये मान लीजिए सर्विक्स वाला रीजन है। ये संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। यूट्राइन पेसमेकर का काम क्या होता है? जैसे कि हमारा हार्ट का पेसमेकर ऐसे नोड होता है, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिम्युलेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, हार्ट बीट बनवाता है। उसी प्रकार से लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान बेबी को यूट्रस से बाहर लाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने का काम इन्हीं यूट्राइन पेसमेकर्स का होता है और ये लोकेटेड होते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में। ये संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग नर्व सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द फोर आर्म एक्सेप्ट। नीचे दी गई नर्व्स फोर आर्म को नर्व सप्लाई करती हैं, एक को छोड़कर। इस वर्ड का हमेशा ख्याल रखें, ये जहां भी आपको मिलेगा क्वेश्चन का मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन ए मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ऑप्शन बी रेडियल नर्व, ऑप्शन सी मीडियन नर्व, ऑप्शन डी अल्नर नर्व। The right answer of this question is option A. मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है फोर आर्म को नर्व सप्लाई नहीं देती है। इसके अलावा रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व के द्वारा फोर आर्म को नर्व सप्लाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स बाय। हमारे शरीर से हीट लॉस का मैक्सिमम पार्ट किसके द्वारा लॉस्ट होता है? ऑप्शन ए किडनीज के द्वारा, ऑप्शन बी स्किन के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हीट लॉस हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा स्किन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट इन। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहां स्थित होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अ लिटिल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग। आपको यदि आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। थैंक यू। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका रेस्पिरेशन सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर आदि पाए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विथ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। एक क्लाइंट जिसमें फीमर के नेक पार्ट में फ्रैक्चर हो गया है, तो उस क्लाइंट के अंदर निम्न में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विथ एक्सटर्नल रोटेशन। जिस एक्सट्रीमिटी या भुजा में फ्रैक्चर हुआ है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगी और उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। या फिर ऑप्शन बी लेंथनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विथ इंटरनल रोटेशन। जिस भुजा में फ्रैक्चर हुआ है वो लंबी हो जाएगी और इंटरनल रोटेशन उसमें देखने को मिलेगा। गिव योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विथ एक्सटर्नल रोटेशन। हमारी जो बोन है उसके दोनों सिरों पर मसल्स अटैच्ड रहते हैं और इसी मसल्स के पुलिंग फोर्स के कारण जैसे ही नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होगी वो
शॉर्ट हो जाएगा प्लस एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो मसल के पुलिंग और पुलिंग फोर्स के कारण एक्सट्रीमिटीज आफ्टर फ्रैक्चर शॉर्ट होंगी और एक्सटर्नली रोटेट होंगी। नेक्स्ट है इंटरवेंशन डन बिफोर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन करवाने से पहले हमें निम्न में से कौन सी इंटरवेंशन करनी चाहिए? ऑप्शन ए रिमूव डेंटल ब्रिज, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर प्री टेस्ट सेडेटिव्स। The right answer of this question is option A. We should or we must remove the dental bridge. हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप पेशेंट को एमआरआई करवाने लेकर जाएं तो उसकी बॉडी में कोई भी मेटेलिक चीज नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि जिन क्लाइंट्स के अंदर कोई मेटेलिक इम्प्लांट भी है तो हम उसका एमआरआई नहीं करवाते। कोई भी ऑर्नामेंट, मेटेलिक ऑर्नामेंट हो सकते हैं या मेटेलिक सब्सटेंस हो सकता है या फिर उसके कॉइन्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का मेटेलिक सब्सटेंस आपको एमआरआई रूम में नहीं लेकर जाना है। कई बार जो इरिटेटिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम सीडेटिव देते हैं, लेकिन यहां पर जनरल बात की जा रही है तो जनरली हम ऐसे कोई भी मेटेलिक इम्प्लांटेड या मेटेलिक सब्सटेंस को पर्सन के साथ एमआरआई रूम में नहीं जाने देते। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक हॉस्पिटल में हादसा हुआ था, जब जाने अनजाने में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पेशेंट के साथ एमआरआई रूम में भेज दिया गया था, तो वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो आप हमेशा याद रहें, एमआरआई जब भी करवाने जाएं, मेटेलिक कोई भी सब्सटेंस आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच फेज बेस्ट डिस्क्राइब द साइंस ऑफ नर्सिंग? निम्न में से किस फेज के द्वारा साइंस ऑफ नर्सिंग को सटीक परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल स्किल्स, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। The right answer is option B, body of nursing knowledge. The science of nursing को best describe किया जाता है body of nursing knowledge के द्वारा। Question number 14, first step of nursing process, very important। nursing process का first step क्या है? Option A assessment, option B planning। The right answer is option A assessment। नर्सिंग प्रोसेस में कुल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। नर्सिंग प्रोसेस की असेसमेंट फेज के अंदर हम क्लाइंट का डिटेल हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, उससे पूछा जाता है, उसे असेस किया जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस फेज के अंदर हम क्लाइंट में जो डिजीज है उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है प्लानिंग का। इसके अंदर हम पर्सन की केयर किस प्रकार करनी है उसका पूरा प्लान तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है, चौथा स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने प्लानिंग की है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट फिफ्थ स्टेप आता है इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट या इम्प्लीमेंटेशंस हम कर रहे हैं वो कितने कारगर हैं, उनसे कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दिया जा रहा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं, इन सब को इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्वेट ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड व्हेन? हमारे बॉडी की स्वेट ग्लैंड्स कब स्टिमुलेट होती हैं? ऑप्शन ए
when body temperature increases, option B when body temperature decreases. The right answer is option A. हमारे शरीर का तापमान जैसे ही बढ़ता है स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट का सिक्रेशन, पसीने का स्त्राव करने लगती हैं. टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन. क्वेश्चन नंबर 16. Client in emergency with blood loss due to arterial laceration, expected blood component to be given. आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. एक कोई पेशेंट आया जिसमें आर्ट्रियल लेसरेशन हो रखा है, यानी उसकी आर्टरी में चोट लगी है, वो फट गई है, डैमेज हो गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. ऐसी सिचुएशन में आपके द्वारा उस पेशेंट को कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा? ऑप्शन ए FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन बी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स. सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. पेशेंट को इस सिचुएशन में FFP दिया जाएगा. जब किसी भी पेशेंट में फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस हुआ हो तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है. इस चीज से बचाने के लिए पर्सन को FFP दिया जाता है. इसमें पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और ये ब्लड एक्सपेंडेशन का काम करता है. FFP को हम ब्लड के मुकाबले ज़्यादा तेजी से भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स को रिप्लेस करने के लिए दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या हैं? ऑप्शन ए सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी पासेज वे ऑफ फीटस, ऑप्शन सी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. The right answer is option C. It is a site of fertilization. फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट का यूनाइट होना, जुड़ना, और इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. फूड रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर. किडनी पेशेंट्स में, रीनल फेलियर पेशेंट्स में निम्न में से कौन सा फूड सब्सटेंस मना होता है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन. द राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन. याद रखिएगा किडनी के मरीजों को हम प्रोटीन अक्सर नहीं दिया करते. 19 नंबर का प्रश्न है ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट टेकिंग ओरल एंटीकोगुलेंट. पेशेंट जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है उनमें किस टेस्ट को करवाना आवश्यक है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी APTT. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम. क्वेश्चन नंबर 20. एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल. ऑप्शन ए N-acetylcysteine, ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक. The right answer is option A. N-acetylcysteine is the antidote of paracetamol drug PCM. So everyone, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर इसी तरह के रेगुलर वीडियोस एम्स, नॉरसेट, CHO, ESIC एग्जाम्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. ऑल द बेस्ट.